सभी सदस्यों को नमस्ते, सभी को जय श्री राम। आपका स्वागत है आज की कक्षा में। हमारा आज का विषय है प्राकृतिक दिनचर्या और विशेष रूप से जो वर्षा ऋतु है। ये जो 3 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के, इनमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो इस पर ये कक्षा होगी। ये कक्षा केवल आधे घंटे की है, ज्यादा लंबा समय नहीं लिया जाएगा। परंतु हाँ, ये मेरा आश्वासन है कि अगर ये पूरी क्लास आप कर लेते हैं धैर्य पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, क्योंकि इस कक्षा में जो भी बताया जाता है वो लॉजिक से ही समझाया जाता है, तो इन 3 महीने में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आइए विषय को आरंभ करते हैं, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं इन्हें आयुर्वेद में बीमारियों के महीने कहा जाता है। पूरे साल 12 महीने में व्यक्ति सबसे अधिक अगर बीमार पड़ता है तो इन 3 महीने में पड़ता है, जो वर्षा ऋतु के महीने चल रहे हैं। तो आइए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, हर चीज तर्क से, लॉजिक से समझाई जाएगी, आयुर्वेद का रेफरेंस लेकर समझाई जाएगी। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपके फोन मैंने म्यूट किए हैं। क्लास की समाप्ति पर आधे घंटे बाद आपके फोन अनम्यूट करूंगा। आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे विषय को लेके, अपनी बीमारियों से लेके, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। स्क्रीन पर कुछ सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए। जो स्क्रीन पर आपको सूत्र दिख रहा है, ये सूत्र कहता है कि मनुष्य को औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है अगर पथ्य अपथ्य का ध्यान रखकर भोजन किया जाए। और ये सूत्र सर्वकालिक है, यूनिवर्सल है, यानी कि हमेशा ये काम करता है। वर्षा ऋतु में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिनों में भी हम जो बीमार हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पथ्य अपथ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना है, कब खाना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आज यही सारे बिंदु मैं बताने वाला हूं। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, थोड़ी बहुत अगर आयुर्वेद की नॉलेज आपको है तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 3 तरह के विकार होते हैं, 3 दोष होते हैं। ये अगर बढ़ जाएं, बिगड़ जाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के दोष बढ़ते हैं, जिसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं। सर्दियों में अलग बीमारियां होती हैं, गर्मियों में अलग बीमारियां होती हैं। इसी तरह वर्षा ऋतु की भी कुछ अलग, कुछ विशिष्ट बीमारियां होती हैं इन दोषों के कारण। तो आइए समझते हैं, जब वर्षा ऋतु होती है तो कौन सा दोष सबसे अधिक बिगड़ता है शरीर में। तो वर्षा ऋतु में हमारे शरीर में कफ दोष बिगड़ता है। तो कफ अगर बिगड़ता है तो उससे क्या समस्याएं आती हैं। तो जब भी आपने अनुभव किया होगा, बचपन से अनुभव करते भी आ रहे होंगे कि इन दिनों में ये जो 3 महीने वर्षा ऋतु के हैं, आपके शरीर में एक मीठा मीठा सा दर्द कभी हो जाता है, कभी कंधों में हो जाता है, कभी कमर में हो जाता है, कभी गर्दन में हो जाता है, कभी गर्दन में अकड़न आ जाती है। तो ये जो दर्द इन 3 महीनों में होते हैं, ये कफ के बिगड़ने के कारण होते हैं। और इन 3 महीनों में जब हमारे शरीर के भीतर कफ दोष बढ़ता है तो हमें भारीपन अनुभव होता है, भूख थोड़ी कम लगती है, आलस्य सबसे अधिक अगर आता है तो इन्हीं दिनों में आता है। इन दिनों में काम करने का मन नहीं करता, आलस्य अधिक होता है, कफ बढ़ रहा है तो शरीर में जकड़न भी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि वर्षा ऋतु के ये सिम्टम्स हैं जो हमारे शरीर में हो रहे हैं। गले में कफ बनेगा, बलगम बनेगी, थोड़ी भूख हमें कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये सारी समस्याएं वर्षा ऋतु में होती है कफ दोष बढ़ने से। परंतु वर्षा ऋतु में जब कफ बढ़ता है तो ये बढ़ा हुआ कफ एक और समस्या को पैदा करता है। कफ का जो स्वभाव है ये भारी है, इसे भारी कहा गया। तो जब कफ बढ़ेगा तो शरीर में भारीपन यानी आलस्य आएगा। और ये कफ जब बढ़ता है तो हमारी शरीर की नस नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है। और जब नस नाड़ियां ब्लॉक होती हैं तो हमारे शरीर की जो वायु बह रही है, 5 तरह की वायु शरीर में बह रही है, अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, शरीर में दर्द पैदा हो जाते हैं। पहले जो दर्द पैदा हो रहे थे वो कफ के कारण थे,
पर अब जो दर्द हो रहे हैं ये वायु के कारण है। तो इन 3 महीनों में हमारे शरीर में कफ के बढ़ने से वायु दोष भी बढ़ता है, जिस कारण एक समस्या पैदा होती है। अगर आपके शरीर में कोई भी दर्द पुराने समय से, लंबे समय से चला आ रहा है, 6 महीने से, साल भर से, 10 साल से, 20 साल से, ज्वाइंट्स के पेन, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, लोअर बैक पेन, क्योंकि इस तरह के दर्द महीनों, सालों, वर्षों तक चलते हैं, ये वायु के कारण होते हैं। तो याद रखना, वर्षा ऋतु में कफ के बढ़ने से वायु भी बढ़ती है, जिसके कारण पुराने दर्द थोड़े तीक्ष्ण हो जाते हैं। हड्डियों में भी दर्द महसूस होता है, माइग्रेन हो, सर दर्द हो, ये सब दर्द थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। कब्ज, गैस, इस तरह की समस्याएं भी वर्षा ऋतु में देखने को मिलती हैं। ये स्वभाव है इन 3 महीनों का। तो इनसे कैसे बचा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले वर्षा ऋतु में 2 तरह की बीमारियां और होती हैं, इन्हें भी समझ लीजिए, इसका कारण क्या ये भी मैं समझाऊंगा। तो वर्षा ऋतु में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ते हैं, क्योंकि हर जगह नमी होती है। बैक्टीरिया और वायरस को बढ़ने के लिए नमी चाहिए। तो आपने देखा होगा हमेशा डेंगू, चिकनगुनिया और इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये इन्हीं दिनों में सबसे अधिक होती हैं। लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, आंखें आ जाना, ये सब इन्हीं दिनों में होती हैं। डायरिया हो जाना, टाइफाइड हो जाना, ये सब इसी तरह की बीमारियां इन दिनों में होती हैं, किसी न किसी, या तो वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण। यानी कि वातावरण में जो प्रदूषण होता है, पानी का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, वो इन दिनों में सबसे अधिक होता है। तो ये वो बीमारियां हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बाहर से आती हैं हमारे जीवन में। तो हमें इनसे संबंधित अपनी दिनचर्या को भी बदलना है, ताकि भीतर से भी बीमार ना पड़े और बाहर से आने वाली समस्या भी हमारे जीवन में ना आए। तो आइए क्या क्या हमें करना है, इसे समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, इन 3 महीनों में पानी उबाल कर पिए। उबाल कर ये नहीं है कि उबाल लिया और गरम गरम पी लिया, ऐसा नहीं करना है। उबाल कर रख दीजिए 2-3 घंटे, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब उसे पीना है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे घर में तो आरओ है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मित्रों, मैं बता दूं, इन दिनों में आरओ का पानी भी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि वो भी आरओ के टैंक में लंबे समय तक पड़ा रहता है। इसलिए आरओ का पानी भी अगर यूज कर रहे हैं तो उसे एक बार उबाल लीजिए और फिर उसे बंद करके स्टोर कर लीजिए एक जगह पर, फिर वो लंबे समय तक चल जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इन दिनों में कभी भी फ्रिज का पानी या बहुत तेज ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और हर जगह ये फैले होते हैं। हमारे शरीर में भी इन्हीं दिनों में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, और जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया, गला आपका खराब हो जाता है। तो इन दिनों में हमेशा कोशिश करें हल्का गुनगुना पानी ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना। तुलसी के कुछ पत्ते अगर आप पानी उबालकर और उसमें डाल देते हैं तो तुलसी का सत्व इस पानी में घुल जाता है, और इन दिनों में तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। सीधे नलकों से जो पानी आ रहा है, टैप से, सरकारी टैप से, गवर्नमेंट का जो पानी आता है, सीधे नहीं पीना, उबाल कर पीना है, और उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने हैं, जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को दूर कर देता है। अजवाइन का उबाला हुआ पानी भी इन दिनों में लिया जा सकता है, ये भी कफ का शमन करता है। अदरक का, तुलसी का, अजवाइन का पानी इन दिनों में पीना चाहिए। अब बात आती है फलों की, तो इस सीजन के जो फल है वही खाने हैं। इससे पहले जो गर्मियां अभी अभी गई हैं, उनमें हम वाटरमेलन, मस्क मेलन और ऐसे फल खा रहे थे जो बहुत जूसी थे, वो नहीं खाना है। इन दिनों में वो फल खाने हैं जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं, और ये बरसात के दिनों में अमृत के समान होते हैं। जामुन अगर मिल रहा है, अब धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, खाना शुरू कर दीजिए।
बेरी खाना शुरू कर दीजिए, नाशपाती, नाग, बब्बू गोशा, ये इस तरह के फ्रूट्स हैं, ये इन दिनों ही आते हैं और ये परमात्मा ने वर्षा ऋतु के लिए ही बनाए हैं। इन दिनों से सेब का सेवन भी आप शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे सेब भी खाया जा सकता है, वैसे तो ये सर्दियों का फल है पर खाया जा सकता है। अमरूद भी खाया जा सकता है, जिसे जामफल भी कहते हैं, गुआवा भी कहते हैं, परंतु थोड़ी सी एक सावधानी आपको रखनी है। इन दिनों में अगर अमरूद पक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि साफ अमरूद ही आपको खाना है और ऐसे फ्रूट्स नहीं खाने हैं जो काट कर लंबे समय के लिए रख दिए। मिक्स करके फ्रूट्स कभी नहीं खाने। और विशेष रूप से समझ लीजिए, शाम को 3-4 बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाने, क्योंकि फ्रूट्स कफ को बढ़ाते हैं अगर शाम के समय या रात के समय खाए जाएं। तो फ्रूट्स खाने हैं तो सुबह खाने हैं, नहीं तो दोपहर को खाने हैं। शाम के समय और रात्रि के समय फ्रूट्स बिल्कुल भी आपको नहीं खाने। इन दिनों की वर्षा ऋतु की जो सब्जियां हैं वो अलग होती हैं और हमें इन्हीं सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। जो गर्मियों की सब्जियां थी उनका सेवन भी अभी कुछ दिनों तक किया जा सकता है, अभी 1 महीना और किया जा सकता है, तोरी, लौकी, इन चीजों का सेवन। परंतु अब वर्षा ऋतु में जो सब्जियां पैदा हो रही हैं उनका सेवन करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, जैसे अरबी, जैसे कांदू, इस तरह की जो चीजें हैं वो इन दिनों के लिए बहुत अच्छी है। इनको जब भी आप काटते हैं तो आपके हाथों में मिर्च लगती है, आपके हाथों में चिपचिपापन आ जाता है। तो ये जो सब्जियां हैं ये परमात्मा ने वर्षा ऋतु में ही बनाई हैं। ये वर्षा ऋतु के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। पर इन सब्जियों में छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्या? ये हमारे शरीर में कफ को बढ़ा देती है इन दिनों में अगर हम इन्हें खाते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने वर्षा ऋतु की सब्जियों को जीरे में नहीं बल्कि अजवाइन में छौंक कर बनाने का विधान दिया। तो अजवाइन का सेवन इस समय आपको सब्जियां बनाते समय करना है। जब आप केला खाते हैं, कटहल खाते हैं, जैक फ्रूट जिसे कहते हैं, अरबी खाते हैं, भिंडी खाते हैं, तो इनमें लसलसापन, चिपचिपापन होता है, इसलिए इन्हें तेल में बनाना चाहिए, इसलिए इनमें अजवाइन का छोंक लगाना चाहिए। तो ये जो सब्जियां हैं ये वर्षा ऋतु की सब्जियां हैं, आपको अवश्य खानी चाहिए। अच्छा, वर्षा ऋतु के मसाले भी अलग होते हैं। स्क्रीन पर जो मसाले दिख रहे हैं विशेष रूप से वर्षा ऋतु के हैं। जब हमारी गर्मियों की क्लास हुई थी, सर्दियों की क्लास हुई थी, उसके मसाले बिल्कुल अलग थे। अब जो मसाले हैं ये कफ का शमन करते हैं, ये वायु का भी शमन करते हैं। इसलिए अब से इन दिनों में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मसाला है वर्षा ऋतु के लिए वो है अजवाइन। अजवाइन का सेवन करना शुरू कर दीजिए। जिनकी प्रवृत्ति कफ है या कफ बिगड़ा हुआ है उन्हें सौंठ का, अदरक का, काली मिर्च का, दालचीनी का सेवन भी शुरू कर देना चाहिए। सामान्य व्यक्ति अजवाइन का सेवन करना आरंभ कर दे। और चूंकि वायु भी बिगड़ती है इसलिए आप अपनी दाल सब्जियों में हींग डालना शुरू कर दीजिए। गर्मियों में हींग की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु वर्षा ऋतु से लेकर सर्दियों तक हींग का सेवन करना अनिवार्य होता है, करना चाहिए। तो ये वो मसाले हैं जो वर्षा ऋतु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या वर्षा ऋतु में दूध पीना चाहिए? तो कई शास्त्रों में विधान नहीं है, वो कहते हैं नहीं, क्यों नहीं पीना चाहिए, ये कफ भी बढ़ाता है, ये वायु भी बढ़ाता है। परंतु कुछ शास्त्रों में विधान है कि पिया जा सकता है, एक नियम के साथ। क्या? कि इन दिनों में आप अगर दूध पी रहे हैं तो उसमें सौंठ मिला लीजिए, उसमें चुटकी भर काली मिर्च मिला लीजिए, थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप दूध पीते हैं तो ये न तो कफ बढ़ाएगा न वायु बढ़ाएगा। तो और उसको इसमें घी मिलाकर अवश्य पीना है। घी और दूध का हमेशा का संबंध है, जन्म जन्म का संबंध है।
यानी कि दूध अगर आप खाली पीते हैं बिना घी मिलाए तो ये वायु बढ़ाता है हमेशा। मैंने कई लोगों को देखा है देसी नस्ल की गाय का दूध पीते हैं, जो पीना चाहिए, जर्सी गाय का बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फिर भी वो कहते हैं हमारे शरीर में दर्द बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि दूध को ऐसे ही पी जाते हैं बिना घी मिलाए। जबकि आयुर्वेद में जब जब दूध पीने का विधान है तब तब दूध में घी मिलाकर पीने का विधान है। तो एक गिलास गर्मा गर्म दूध में 2 चम्मच घी मिलाइए, उसे अच्छी तरह फेंट लीजिए, तोड़ लीजिए। इसमें इस दूध को सौंठ में भी पका लीजिए, काली मिर्च डालकर पका लीजिए और इस दूध का आप सेवन कीजिए। वर्षा ऋतु में आपके शरीर में न तो कफ बढ़ेगा और ना ही वायु बढ़ेगी। इन दिनों में आटा कौन सा खाएं? अगर आपके घर में 12 महीने गेहूं का आटा खाया जा रहा है तो आप पक्का बीमार हो। आपको बीमार होने से कोई रोक नहीं सकता, और अधिक बीमार हो जाओगे, क्योंकि गेहूं के आटे का विधान आयुर्वेद में नहीं है। हाँ, अलग अलग मौसम में अलग अलग आटों का विधान है। तो इन दिनों में, इन वर्षा ऋतु में जो सबसे अच्छा आटा आपके लिए है वो है चने का आटा, वो है जौ का आटा। आप बेसन का भी प्रयोग इन दिनों में कर सकते हैं। चने का आटा सबसे अच्छा वर्षा ऋतु में माना जाता है, क्योंकि ये कफ को नियंत्रित कर देता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप जौ का आटा भी सेवन कर सकते हैं। कौन सी दालें खानी चाहिए? तो चूंकि इन दिनों में आयुर्वेद का सूत्र है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो हमारी जठरा अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है, यानी कि वर्षा ऋतु में हमें हैवी चीजें नहीं खानी। तो वर्षा ऋतु में जो सबसे अच्छी दाल मानी जाती है वो है मसूर की दाल। मैं नहीं जानता आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, पर स्क्रीन पर जो लाल रंग की दाल आपको दिख रही है ये महा अमृतमय दाल होती है। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, परंतु ये कफ का नियंत्रण करती है, ये वायु का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु से लेकर सर्दियों तक खाया जाता है। ये सर्दियों की भी अमृतमय दाल है और वर्षा ऋतु की भी। तो अभी से आप इस दाल का सेवन शुरू कर दीजिए। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं, जो पुरानी माताएं हैं, दादी नानी हैं, वो इस दाल को इतना प्रभावशाली मानती हैं कि वो सब्जियां भी बनाती हैं तो इस दाल को थोड़ा सा डाल देती हैं सब्जियों में भी। तो ये दाल सबसे शक्तिशाली है वर्षा ऋतु में, इसका सेवन कीजिए। इसके साथ जो ग्रीन कलर की दाल है मूंग की दाल, ये बहुत अधिक सुपाच्य होती है, पर इसकी तासीर थोड़ी ठंडी है। तो हमेशा याद रखें इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। जब भयंकर सर्दियां आएंगी, जनवरी दिसंबर की सर्दियां, तब आप शुद्ध रूप से मसूर की दाल खा सकते हैं। पर इन दिनों में आप दोनों दालों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर सेवन करते हैं तो ये महा अमृत बन जाता है। तो ये दाल, मूंग मसूर की दाल, आपने देखा होगा बीमार लोगों को भी दी जाती है। क्यों? ताकि कफ नियंत्रित हो जाए, बुखार समाप्त हो जाए और शरीर से सारे इन्फेक्शन दूर हो जाए, ये इसलिए दी जाती है। तो मूंग मसूर की दाल इन दिनों में खाना शुरू कर दीजिए। और कोई भी भारी दाल, जैसे तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल कहते हैं, ये बहुत भारी होती है। उड़द की दाल ये बहुत भारी होती है। राजमा, सफेद छोले ये भारी होते हैं। ये इन दिनों में इनका सेवन कम करना चाहिए। तो ये दोनों दाल आप खा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या वर्षा ऋतु में तला भुना खाया जा सकता है? तो हमारे शास्त्रों में विधान है कि जब वर्षा होती है तो शरीर में नमी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस नमी को दूर करने के लिए हमें तेल का सेवन करना चाहिए, परंतु ऐसा तेल नहीं जो बाजार में मिलता है। तेल कभी भी रिफाइंड नहीं होना चाहिए, पाम ऑयल नहीं होना चाहिए। देसी सरसों, पीली सरसों के तेल में बने हुए पकोड़े जो एक ही बार में बनाए जाते हैं, बार बार उस तेल को प्रयोग नहीं करना। पर ये तब आप सेवन कर सकते हैं जब 2-2, 3-3 दिनों तक बारिश पड़ रही हो। ऐसा नहीं कि ऋतु तो वर्षा है और आज बहुत तेज धूप निकली हुई है, मौसम गर्म है और आप पकोड़े खा रहे हैं,
ऐसा नहीं करना। जब वर्षा के कारण मौसम में ठंडक आ जाती है, तब आप बेसन के पकोड़े सरसों के तेल में बनाकर खा सकते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। परंतु बाजार के पकोड़े नहीं खाने, उनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 3 महीने हैं जब आयुर्वेद में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए कहा गया है कि बाहर का खाना नहीं खाना, रखा हुआ खाना नहीं खाना, बासी भोजन नहीं करना, क्योंकि ये जब आप करेंगे तभी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन आपके शरीर में हो जाएंगे। इन दिनों में ड्रिंक कौन सी ले, काढ़ा कौन सा ले? तो मुलैठी नंबर 1 औषधि है वर्षा ऋतु के लिए। ये त्रिदोष नाशक है, ये वायु को भी नियंत्रित करती है, कफ को भी और पित्त को भी, और वर्षा ऋतु की तो महा औषधि है। अगर आप मुलैठी का काढ़ा रोज पीते हैं, उसमें अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा नींबू भी मिला सकते हैं, अदरक भी मिला सकते हैं, काली मिर्च भी मिला सकते हैं, और जब ये गुनगुनी गर्माहट कम हो और गुनगुनी रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। तो इन दिनों में इस चीज का सेवन आप कर सकते हैं। इस काढ़े में, मुलैठी के काढ़े में शहद ना मिलाकर आप देसी घी भी मिला सकते हैं। तो जो चाय पीने वाले उन्हें बता देता हूं, चाय बंद कर दीजिए और मुलैठी का काढ़ा इन वर्षा ऋतु में सेवन करना आरंभ कर दीजिए। अनेकों बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है युवाओं की तरफ से, क्या वर्षा ऋतु में व्यायाम किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में व्यायाम करना निषिद्ध कहा गया, बिल्कुल निषिद्ध। हमारी युवा जनरेशन, जेनजीज, जो जंतर मंतर पे आजकल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं अपनी संस्कृति के बारे में, तो ये जिम जाएंगे और जिम में खूब पसीना बहाएंगे, जो इनके ही विरुद्ध कार्य करेगा। तो इन दिनों में आयुर्वेद के सूत्रों में कहा गया है भारी व्यायाम नहीं करना। तो क्या व्यायाम बिल्कुल ना करें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आयुर्वेद कहता है व्यायाम तो करना है, पर कौन सा व्यायाम? व्यायाम वो करना है जो सांसों को नियंत्रित करके किया जाए, अर्थात प्राणायाम करने हैं, बाह्य अभ्यंतर, जो ऋषि पतंजलि ने बताए हैं, और मुद्रा व्यायाम करना है, जिसे जैसे सूर्य नमस्कार होता है मुद्राओं के साथ, जिसे आप योगा कहते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, परंतु जिम जाकर अत्यधिक वेट उठाकर और बहुत अधिक एक्सर्शन के साथ आपको एक्सरसाइज 3 महीने अवॉइड करनी है। जैसे ही नवंबर आरंभ होगा, अक्टूबर का एंड आरंभ होगा, दबा के जिम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेद कहता है। उसके बाद सर्दियों में खूब एक्सरसाइज करो, परंतु वर्षा ऋतु में एक्सरसाइज नहीं, बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी। इन दिनों में वर्षा ऋतु में जो सबसे अच्छी औषधि शरीर के लिए है, बाहर से शरीर में जाकर लाभ देती है, वो है मसाज, तेल की मसाज। तो तेल से अपने पूरे शरीर पर अगर संभव हो, अन्यथा सर पर, नाभि पर, नासिका में तेल जरूर डालें। तलवों की मसाज अवश्य करें सोते समय। इन दिनों में तेल की मसाज शरीर में इन्फेक्शन नहीं बढ़ने देती, और जो नमी हमारे शरीर में हो जाती है उस नमी को आवश्यकता से अधिक बढ़ने नहीं देती। ये आवश्यक है, इन दिनों में शरीर पर तेल की, शुद्ध तेल की मसाज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मानसून के इस समय में हमें ध्यान रखना है कि अपने शरीर को, अपने घर को, अपने कपड़ों को, अपने वातावरण को ड्राई रखने का प्रयास करें। बारिश होगी तो बाहर होनी चाहिए, उसकी वेटनेस, गंदगी घर में ना आए। तो आप अगर बाहर भी जा रहे हैं, आप भीग गए हैं, तो घर में आकर अपने आप को सुखा लीजिए, साफ कर लीजिए। आप जब भी शरीर को गीला रखकर घूमते हैं तो शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जो कभी कभी घमौरियां हो जाती हैं, लाल लाल रंग के रैशेस हो जाते हैं, वो इन दिनों में सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ड्राई नहीं रखते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी बॉडी को ड्राई रखना है इन दिनों में।
यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है। स्क्रीन पर जो चीजें दी हुई हैं ये गुरुकुल की कक्षाओं के अन्य विषय हैं। भिन्न भिन्न विषय पर कक्षाएं अपनी बीमारियों से